नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है शिक्षण आधारित निर्मितिवादी सिद्धांत और ये हमारी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 5 का लास्ट पॉइंट है। इसी के साथ हमारी जो 5वीं यूनिट है वो आज पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण आधारित निर्मितिवादी जो सिद्धांत है वो क्या है। तो निर्मितिवाद एक ऐसा उपागम है जिसका आधार अवलोकन करना तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि निर्मितिवाद है क्या। तो निर्मितिवाद एक उपागम है, एक साधन है जिसका आधार एक तो अवलोकन करना होता है और एक वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है निर्मितिवाद में कि अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर अवलोकन किसका होगा? शिक्षण, यानी शिक्षण आधारित। तो शिक्षण में अधिगम आता है, शिक्षण आता है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं का जो अवलोकन है और दोनों ही प्रक्रियाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो निर्मितिवाद के अंतर्गत आती हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि लोग अपने जगत का ज्ञान तथा समझ स्वयं ही सृजित करते हैं। तो जैसा कि हमारे इस सिद्धांत का नाम है निर्मितिवाद सिद्धांत। तो निर्मितिवाद का मतलब होता है निर्माण करना। तो इस निर्मितिवाद सिद्धांत का मानना है कि जो लोग हैं, यानी जो लोग का मतलब यहाँ फिर हम छात्र लेंगे या व्यक्ति भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे प्रसंग में यदि हम अधिगमकर्ता के संबंध में देखें तो यहाँ छात्र से तात्पर्य है। तो जो छात्र है वो अपने जगत का जो भी ज्ञान है या फिर जो भी समझ है, तो ज्ञान और समझ स्वयं ही सृजित या निर्मित करते हैं। यानी ज्ञान में जो निर्माण की जो भूमिका है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका स्वयं की होती है। यह निर्मितिवाद सिद्धांत का मानना है। J.S. सोल 2000 के अनुसार जब हम किसी नए ज्ञान के संपर्क में आते हैं तो हम उसे अपने पूर्व सृजित विचारों तथा अनुभवों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं J.S. सोल। तो बिल्कुल आधुनिक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 2000 में बताया कि जब हम किसी नए ज्ञान के संपर्क में आते हैं, यानी हम इस ऐसे ज्ञान के संपर्क में आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो हम उसे अपने पूर्व सृजित विचारों, यानी पूर्व जो निर्मित विचार हैं या फिर जो हमारे पूर्व जो अनुभव हैं उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी जैसा नए ज्ञान की प्रकृति है वैसे ही प्रकृति वाले अनुभवों के साथ सृजित विचारों के साथ हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉइंट भी निर्मितिवाद से संबंधित है और ये परिभाषाओं में आपको इसको शामिल करना है। इसमें से जैसे परिभाषा बनती है कि जब हम किसी नए ज्ञान के संपर्क में आते हैं तो हम उसे अपने पूर्व सृजित विचारों तथा अनुभवों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। निर्मितिवाद की ये परिभाषा किसने दी? तो हमारा जवाब हो जाएगा J.S. सोल। तो ये निर्मितिवाद की एक परिभाषा है, लेकिन इसी परिभाषा का थोड़ा सा अंश और है कि लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम अपने ज्ञान के स्वयं ही सक्रिय निर्माता है। तो ये जो परिभाषा है वो यहाँ जा कर के पूरी होती है। यानी J.S. सोल ने भी कहा कि हमारे जीवन में यदि कोई नया ज्ञान आता है, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम उस नई चीज़ को हमारे पूर्व सीखी हुई चीज़ से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी पूर्व अनुभवों से जोड़ने और पूरे ज्ञान से जोड़ने के बावजूद भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने ज्ञान के स्वयं ही सक्रिय निर्माता हैं। तो बार बार आप देख सकते हैं कि निर्मितिवाद का मतलब होता है निर्माण करना, और इस बात का समर्थन J.S. सोल ने भी किया है। और इसकी जो ऊपर वाली जो विशेषता है उसमें भी ये सिद्ध होता है कि जो बालक है या जो व्यक्ति है वो स्वयं के ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। वह अपने सभी प्रकार के सभी परिस्थितियों में जो ज्ञान होता है उसका निर्माण स्वयं करता है। यही निर्मितिवाद का सिद्धांत है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न सहायताओं एवं अवसरों के द्वारा ज्ञान निर्माण की बात करता है। तो यहाँ पर आपको सहायताओं शब्द लिखना है, यहाँ सहायता लिख दिया मैंने कि यह का मतलब होता है निर्मितिवाद सिद्धांत। तो निर्मितिवाद सिद्धांत जो है विद्यार्थियों को विभिन्न सहायताओं व अवसरों के द्वारा ज्ञान निर्माण की बात करता है। तो यहाँ भी निर्माण शब्द का तात्पर्य है। तो यहाँ पर छात्रों के लिए इसका लाभ देखें कि छात्रों के लिए, क्योंकि हम
हमारा जो पॉइंट है 5वीं यूनिट का वो है शिक्षण आधारित। तो शिक्षण के आधार के बारे में बात करें तो यह जो सिद्धांत है, निर्मितिवादी जो सिद्धांत है, वो विभिन्न सहायताओं और अवसरों के द्वारा ज्ञान निर्माण की बात करता है। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए इसको शिक्षण से जोड़कर पढ़ा जाता है। तो ऊपर हमने जे.एस. सोल की एक परिभाषा पढ़ी थी, तो दोबारा जे.एस. सोल इसके बारे में एक विचार व्यक्त करते हैं कि जे.एस. सोल के मतानुसार शिक्षक विद्यार्थियों की पूर्व सर्जित समझ को जाने तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाए। तो यहाँ पर जे.एस. सोल शिक्षकों के लिए एक निर्देश देते हैं, एक सलाह देते हैं कि शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों की पूर्व सर्जित समझ को जाने और उस विद्यार्थियों की पूर्व सर्जित समझ यानी अनुभवों को जान करके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उसे हिस्सा बनाए। इससे क्या होगा कि पूर्व ज्ञान को यदि शिक्षण अधिगम का हिस्सा बनाएंगे तो उसका जो समझ के जो निर्माण है, नए ज्ञान का जो निर्माण है, वो आसान होगा। ये जे.एस. सोल का फिर मानना है। निर्मितिवाद की अगली विशेषता है कि निर्मितिवादी कक्षा का जो विद्यार्थी है वो कुशल अधिगमकर्ता बन जाता है। तो निर्मितिवादी कक्षा का मतलब तात्पर्य ऐसा है कि जहाँ पर ऐसी कक्षा जहाँ पर बालकों को अवसर और सहायताएं प्रदान की जाती है ताकि वह स्वयं के ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। तो ऐसी जो कक्षा है जहाँ पर छात्रों को ऐसा अवसर दिया जाता है कि वो स्वयं के ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, उस कक्षा को हम निर्मितिवादी कक्षा कहते हैं। और ऐसी कक्षा का जो विद्यार्थी होगा वो कुशल अधिगमकर्ता बन जाता है। कुशल का मतलब होता है कि निपुण, अधिगमकर्ता ने सीखने वाला विद्यार्थी वह होता है। तो कौन सी कक्षा का? निर्मितिवादी कक्षा का। नियोजित कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों को यह सीखने का अवसर देता है कि अधिगम कैसे होता है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, नियोजित कक्षा। तो नियोजित कक्षा की जगह आप निर्मितिवादी कक्षा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर निर्मितिवादी कक्षा का हमने प्रयोग किया है। तो निर्मितिवादी कक्षा का जो वातावरण है वो विद्यार्थियों को यह सीखने का अवसर देता है कि अधिगम कैसे होता है। तो जैसा उसी बात को बार बार हर तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। तो जहाँ पर विद्यार्थियों को सीखने का अवसर दिया जाता है कि अधिगम कैसे होता है और क्या सीखने का अवसर दिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को यह सीखने का अवसर जहाँ पर दिया जाता है कि अधिगम कैसे होता है, सीखा कैसे जाता है और वह स्वयं के ज्ञान का निर्माण स्वयं करने लगता है, उस कक्षा को हम नियोजित कक्षा या फिर हम उसको निर्मितिवादी कक्षा कहते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कक्षा या ऐसी कक्षा का वातावरण जिसमें विद्यार्थियों को यह सीखने का अवसर दिया जाता है कि अधिगम कैसे होता है, उस कक्षा को कौन सी कक्षा कहते हैं या उस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा, कक्षा के संदर्भ में हो जाएगा निर्मितिवादी कक्षा और सिद्धांत के बारे में हमारा जवाब हो जाएगा निर्मितिवादी सिद्धांत। अगली विशेषता है कि शिक्षक विद्यार्थी को आत्मलोचन के लिए प्रोत्साहित करता है, वह विद्यार्थी की ज्ञान निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही है वो निर्मितिवादी कक्षा के बारे में चल रही है। तो निर्मितिवादी कक्षा में यदि हम छात्र को ये अवसर प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से सीखा जाता है, तो उसी कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को आत्मलोचन के लिए प्रोत्साहित करे। आत्मलोचन का मतलब होता है स्वयं का लोचन, लोचन कहते हैं देखना, यानी खुद का मूल्यांकन करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये किसका दायित्व है? शिक्षक का। वह विद्यार्थी की ज्ञान निर्माण में मदद करता है, यानी शिक्षक ये दोनों ही काम करता है कि आत्मलोचन के लिए शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को प्रोत्साहित भी करता है और निर्माण में मदद भी करता है। लेकिन ये कौन सी कक्षा की परिभाषा है? केवल निर्मितिवादी कक्षा की परिभाषा है कि निर्मितिवादी कक्षा का जो शिक्षक है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये दोनों विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्मितिवादी कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तथा स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये अब निर्मितिवादी कक्षा की अगली विशेषता है कि निर्मितिवादी कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए, यानी हमारा मूल उद्देश्य है अधिगम करवाना। तो साइकोलॉजी हमें यही बताती है
कि शिक्षक जो शिक्षण करवाता है उसका छात्र अधिगम किस तरह से करे। तो यहाँ निर्मितिवादी कक्षा के संदर्भ में कहा गया है कि जिन भी विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा किस तरह से बने और स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किस तरह से हों, इन बातों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो बार बार एक ही शब्द आ रहा है, ज्ञान को बढ़ाने का प्रोत्साहित किया जाता है, ज्ञान निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। एक अगले व्यक्ति हुए हैं भारती बवेजा। 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक सहायक के समान होती है जो चल रही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको परिभाषा में शामिल करना है। यहाँ भी जो प्रश्न पूछेगा वो परिभाषा में ही पूछेगा। तो परिभाषा क्या होगी कि अध्यापक की भूमिका, यहाँ से हमारी परिभाषा स्टार्ट होती है कि अध्यापक की भूमिका एक सहायक के समान होती है जो कक्ष में चल रही शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें सहायता प्रदान करती है। इस परिभाषा के प्रतिपादक या देने वाले कौन है? तो हमारा जवाब हो जाएगा भारती बवेजा। और ये भी एक नई परिभाषा है, आधुनिकतम परिभाषा है। विद्यार्थी अपने अनुभवों पर आत्मलोचन करके अपने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया उन्हें अपने ही अधिगम के संदर्भ में विशेषज्ञ बना देती है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि निर्मितिवादी कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को आत्मलोचन के लिए और नए ज्ञान को सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब विद्यार्थी को इन दोनों चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो विद्यार्थी आत्मलोचन करने के बाद अपने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्मितिवाद कितना महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जब उसे प्रोत्साहित करता है तो उसमें ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि वह सीखने की जो प्रक्रिया है, अपने ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको वो नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और जिस भी छात्र में ये कौशल उत्पन्न हो जाता है कि अपने सीखने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर लेता है तो वह जिस चीज़ को चाहता है वो सीख जाता है और यह प्रक्रिया उन्हें अपने ही अधिगम के संदर्भ में विशेषज्ञ बना देती है। और जब वह इस चीज़ को यानी निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाता है तो वह जो छात्र है वो अधिगम के संदर्भ में यानी सीखने के संदर्भ में विशेषज्ञ बन जाता है। यानी उसको हर चीज़ का पता चल जाता है कि अधिगम किस तरह से होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो सारी चीज़ों का वो विशेषज्ञ बन जाता है। तो इस तरह से निर्मितिवाद शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। छात्र आत्मलोचन करते समय एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं। तो ये भी एक विशेषता है कि निर्मितिवादी कक्षा जो होती है जिसमें छात्र आत्मलोचन कर रहे हैं वहाँ पर ये नहीं है कि छात्र स्वयं ही खुद ही अकेला उस कार्य को करे। तो यहाँ पर अगली विशेषता बताई गई है कि छात्र आत्मलोचन करते समय एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं, यानी दूसरे छात्र की मदद भी वो ले सकते हैं। विद्यार्थियों में प्रश्न करने की योग्यता को विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी निर्मितिवादी कक्षा में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें जो विद्यार्थी हैं उसमें प्रश्न करने की योग्यता विकसित हो जाती है और इस योग्यता को विकसित करने के अनेकानेक अवसर वहाँ पर उसे प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर हर पॉइंट से, हर विशेषता से आपको ये क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रश्न करने के लिए, आत्मलोचन करने के लिए, स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए और प्रश्न पूछने की योग्यता सृजित करने के अनेकानेक अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने की योग्यता की बात कही गई है। कार्य को देते समय संज्ञानात्मक पदों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कक्षा में छात्रों को जो कार्य दिया जाएगा अधिगम करने के लिए, याद करने के लिए, उसमें निर्मितिवादी सिद्धांत कहता है कि संज्ञानात्मक पदों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पद कौन कौन से हैं? जैसे वर्गीकृत, विश्लेषित, सृजित, ऐसे पदों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भी विषय वस्तु है उसमें वर्गीकृत पदों का प्रयोग करेंगे। वर्गीकृत का मतलब होता है हर चीज़ को टुकड़ों में बांट करके पढ़ना। विश्लेषित का मतलब होता है खोल करके पढ़ना, विश्लेषण करना। सृजित का मतलब हम पढ़ते आ ही रहे हैं, यानी निर्माण करना, सृजन करना। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि निर्मितिवादी सिद्धांत में कार्य देते समय किस प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक पदों का।
या फिर दूसरे तरह का जो प्रश्न है वो यही है कि वर्गीकृत विश्लेषित सृजित निम्न जो शब्द हैं ये किस प्रकार के शब्द कहलाते हैं, तो इनको हम कहेंगे संज्ञानात्मक पद। तो हर तरह से आपको हर पॉइंट को याद रखना है। विद्यार्थियों को पाठ के साथ संलग्नता ही उसके सफल संचालन का साधन होती है। तो संलग्नता का मतलब आप यहाँ से रुचि भी ले सकते हैं कि जब कक्ष में छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि ज्ञान का वो निर्माण कर सके, तो विद्यार्थियों के पाठ के साथ, यानी जो भी पाठ उनको दिया गया है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके साथ जो संलग्नता, उसकी रुचि है, उसके सफल संचालन का ये साधन है। यानी उस पाठ का सफल संचालन तभी होगा जब उसके साथ उसकी संलग्नता होगी, रुचि होगी। तो ये सारी विशेषताएं हमने पढ़ी है, निर्मितिवादी सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ ली है, छात्रों के लिए कितने महत्वपूर्ण होती हैं, शिक्षक की इसमें क्या भूमिका होती है, और निर्मितिवादी कक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। अब इसी निर्मितिवादी सिद्धांत से संबंधित एक अगला पॉइंट है संप्रत्यय का खुलासा करना, यानी जो इसका जो संप्रत्यय है, इसकी जो बातें हैं उसका खुलासा। यानी इसके बाद, किसके बाद, ऊपर जो हमने विशेषताएं पढ़ी है कि कक्ष में विद्यार्थी को इस तरह का एक माहौल प्रदान करना चाहिए ताकि अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं कर सके। तो ऐसी चीज़ों के बाद में, ऐसा माहौल देने के बाद में, निर्मितिवादी कक्षा का निर्माण करने के बाद में विद्यार्थियों को अपने कुछ और अनुभवों को व्यक्त करके विषय वस्तु का खुलासा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी जो अवसर दिए गए हैं उसके अतिरिक्त अवसरों की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर अतिरिक्त अवसर कौन से होंगे कि जो अनुभव विद्यार्थी ने कक्ष में व्यक्त कर दिए हैं उनके अलावा कुछ और अनुभवों को व्यक्त करके और जो विषय वस्तु है जो उसको दी गई है उसका खुलासा करने का अवसर भी बालक को दिया जाना चाहिए। इसे ही हम संप्रत्ययों का खुलासा कहते हैं। इससे क्या होगा कि इससे विद्यार्थियों को एक दूसरे के अनुभवों से परिचित करा के संप्रत्यात्मक समझ तक पहुँचाने में सहायता करना, यानी सहायता मिलती है। तो जब अनेकानेक और अनुभवों का वहाँ पर अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन अवसरों का लाभ उठाते हुए और बालक जो है वो विषय वस्तु का खुलासा करेगा, तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको इस अनुभवों से परिचय होगा, उससे लाभ मिलेगा और वो संप्रत्यात्मक समझ तक पहुँचने में सहायक होगा, मदद करेगा। दूसरी जो विशेषता है संप्रत्ययों के खुलासा के अलावा वो है व्याख्या करना। यानी संप्रत्ययों के खुलासा का जो अगला चरण होगा वो होगा व्याख्या करना, कि जब विद्यार्थी संप्रत्यय का खुलासा कर ले, यानी इस चीज़ में उसे योग्यता हासिल हो जाए जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, तभी उन पदों की वैज्ञानिक व्याख्या की जानी चाहिए जिन्हें वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर निर्मितिवादी सिद्धांत के बारे में एक अलग पॉइंट है कि जब तक वैज्ञानिक पदों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। कब तक? जब तक कि विद्यार्थी में संप्रत्यय का खुलासा नहीं हो जाए। तो इसीलिए कहा है कि निर्मितिवादी कक्षा का निर्माण करने के बाद में, अवसर देने के बाद में, उसमें एक ऐसी योग्यता आ जानी चाहिए कि संप्रत्ययों का खुलासा कर सके। और अगला पॉइंट होगा कि जब बालक या विद्यार्थी संप्रत्ययों का खुलासा करने योग्य हो जाए तभी वहाँ पर वैज्ञानिक पदों की व्याख्या की जानी चाहिए। और ये वैज्ञानिक पद कौन से होंगे? वे ही होंगे जिन वैज्ञानिक पदों को छात्र पढ़ रहे हैं। अध्यापकों की पद्धतियों के साथ साथ विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण। और इसमें जो व्याख्या करने वाला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि इसमें अध्यापकों की पद्धतियां तो कार्य करेंगी ही, साथ साथ इसमें विद्यार्थियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है वैज्ञानिक शब्दों की व्याख्या करने में। यह वह स्थान है जहां विद्यार्थियों को ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं कि वे ठोस से अमूर्त तथा पूर्व सृजित ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ें। तो यह स्थान का मतलब होता है कि जब संप्रत्यय की जो खुलासा करने की योग्यता आ जाती है, उसके बाद जब वैज्ञानिक पदों की वहाँ पर व्याख्या की जाती है जिनको पढ़ रहे हैं, तो यह जहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं वह एक इस तरह का स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं कि वो ठोस से अमूर्त, ठोस का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही बालक की उम्र बढ़ती है तो अमूर्त की तरफ वो बढ़ते जाता है। तो मूर्त से अमूर्त की भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ठोस की जगह हम मूर्त शब्द भी लिख सकते हैं। तो पूर्व सृजित ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नए ज्ञान का निर्माण यहाँ पर होता है।
लास्ट पॉइंट है निर्मितिवादी सिद्धांत का, वो है विस्तारण करना। यानी विस्तारण विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों में संप्रत्ययों के अनुप्रयोग को स्थान देता है। यानी विस्तारण एक ऐसी पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों में, यानी विद्यार्थियों के सामने जो नई परिस्थितियाँ आएंगी उनमें संप्रत्ययों के अनुप्रयोग। अब ये संप्रत्यय क्या है, तो ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इससे जो पहले तीसरा पॉइंट था कि संप्रत्ययों की योग्यता विकसित हो जाती है, तो संप्रत्ययों का अनुप्रयोग को स्थान देता है। तो संप्रत्ययों की योग्यता विकसित होने के बाद में उनका अनुप्रयोग करता है, यानी उस नई परिस्थितियों में उनका यूज लेता है। निस्तारण के लिए अंतः क्रिया आवश्यक है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है कि विस्तारण के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, कौन सी क्रिया आवश्यक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा अंतः क्रिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा विषय था शिक्षण आधारित निर्मितिवादी सिद्धांत। इसमें सिर्फ आपको परिभाषाएं याद रखनी है, इसकी विशेषताएं याद रखनी है। दो व्यक्तियों के नाम आए हैं, चोलका आया है और तनुजा जो है उनका नाम आया है, जो अभी हम देखे थे बवेजा। उन दोनों के नाम याद रखने हैं आपको, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, जे.एस. चोल और बवेजा। और जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं जिसमें हमने पढ़ा था विस्तारण करना, व्याख्या करना और संप्रत्यय का खुलासा करना, तो तीनों को भी याद रखना है। तो इसी के साथ हमारी जो 5वीं यूनिट है वो पूरी होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का, तो साइकोलॉजी पूरी होने के बाद में हम जो हमारी हिस्ट्री जो हमने 3-4 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, उसके आगे हम हिस्ट्री को बढ़ाते हुए उसी के साथ साथ हम जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो 4-5 प्रश्न होंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र में, तो हिस्ट्री के साथ साथ हम उसको भी प्रारंभ करेंगे। तो अब हमारा केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक ही यूनिट शेष है, जो लास्ट की यूनिट है कंप्यूटर से संबंधित। उसमें से 5 प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 5 यूनिट है, जो 25 प्रश्न होंगे वो इन 5 यूनिटों में होंगे, और जो 5 प्रश्न होंगे वो हमारी जो लास्ट की यूनिट है 6th यूनिट उसमें से होंगे। इस तरह से हमारे जो कुल 30 प्रश्न होंगे उसका सिलेबस हम इस वीक में या अगले वीक में अवश्य पूरा कर लेंगे। उसके बाद में हम हमारा जो शेष जो भाग है फर्स्ट पेपर का वो हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ग्रेड की व्यवस्थित तैयारी करने के लिए केवल स्पेशल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की अभी तैयारी करवाई जा रही है, और मेरा पूरा का पूरा ये प्रयास होगा कि परीक्षा के 2 या 3 महीने पहले मैं इस पाठ्यक्रम को पूरा करूँ, ताकि आपकी जो तैयारी में जो रिवीजन का समय है वो भी मिल सके और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर क्लियर कर सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ ओवरऑल जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको कैसे लगे, इस चीज़ को बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।